चैप्टर 146। अक्ष इस वक्त बेचैनी से वार्ड के बाहर चक्कर काट रहा था। वहीं ऋषि हैरानी और कंफ्यूजन से अक्ष को देख रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अक्ष क्यों इतना बेचैन हो रहा है, जबकि वार्ड के अंदर मौजूद लेडी को तो वो जानते भी नहीं है और ऊपर से वो प्रेग्नेंट भी है। फिर अक्ष का तो उसके साथ कोई चांस ही नहीं है, लेकिन अक्ष तो ऐसे परेशान हो रहा है जैसे वार्ड के अंदर उसकी बीवी ही हो। ऋषि ने एक गहरी सांस भरी और कहा, भाई यार जस्ट रिलैक्स। तू क्यों इतना बेचैन हो रहा है? वार्ड के अंदर मौजूद लेडी तेरी कुछ नहीं लगती है, इसलिए उसके लिए परेशान होना बंद कर। तुझे उसे ब्लड देना था और तुमने दे दिया, तो अब चले, हमें कॉन्सर्ट के लिए जाना है। वहीं दूर खड़े रामू घबराहट से अक्ष को देख रहे थे। उन्हें डर था कि कहीं अक्ष राधिका को नहीं देख ले, वरना वो उसे अपना क्या मुंह दिखाएंगे। वो अपनी बेटी राधिका से बहुत प्यार करते थे, लेकिन उसके बिन ब्याही माँ बनने की वजह से वो बहुत ज्यादा परेशान भी थे और साथ में वो नहीं चाहते थे कि उस बेबी के बारे में किसी को पता चले, और ऊपर से राधिका उस बच्चे के बाप के बारे में नहीं बता रही थी, जिससे वो उस शख्स को ढूंढकर राधिका की शादी उससे करवा सके। रामू काका ने एक गहरी सांस भरी और अक्ष के पास आकर बोले, अक्ष बेटा, ऋषि सही बोल रहे हैं, अभी आपको चले जाना चाहिए। और वैसे भी मेरी भांजी की ये फर्स्ट डिलीवरी नहीं है, उसकी पहले भी 2 डिलीवरी हो चुकी है, इसलिए घबराने वाली कोई बात नहीं है। ये कहते हुए वो अपनी नजरों को इधर उधर कर रहे थे। काका से झूठ नहीं बोला जाता था, लेकिन अभी वो अक्ष से साफ झूठ बोल रहे थे। अक्ष की नजरें काका पर टिकी थी और वो उन्हें अच्छे से जानता था। अक्ष को कुछ तो गड़बड़ लग रही थी, लेकिन फिर कुछ सोचते हुए उसने अपना सर हिलाया और वहां से जाने के लिए मुड़ा। उसे जाते देख ऋषि ने एक गहरी सांस भरी और रामू काका को बाय बोलकर वो भी अक्ष के पीछे जाने लगा। इस वक्त अक्ष का दिल बहुत जोरों से धड़क रहा था। पता नहीं क्यों, लेकिन उसकी नजरें बार बार वार्ड की तरफ जा रही थी। उसका दिल कर रहा था कि वो अभी उस वार्ड के अंदर चला जाए, लेकिन वो ऐसा कैसे कर सकता था? और फिर उसे राधिका को भी तो ढूंढना था। अक्ष ने मन ही मन कहा, ये मुझे क्या हो रहा है? मैं क्यों उस वार्ड के अंदर मौजूद लेडी को देखना चाहता हूँ? मुझे तो अपनी स्वीटहार्ट को ढूंढना है। रामू काका यहाँ है तो आई एम श्योर वो भी यही होंगी, लेकिन काका मुझसे झूठ क्यों बोल रहे हैं? चाहे जो भी वजह हो, मुझे अब अपनी स्वीटहार्ट को ढूंढना ही है। ये सब सोचते हुए वो अपने कदम आगे बढ़ा रहा था, तभी वार्ड का डोर ओपन हुआ, जिसकी आवाज सुनकर अक्ष के कदम रुक गए और उसने तुरंत नजरें घुमा उस तरफ देखा जहां एक नर्स बेबी को अपने हाथ में पकड़े खड़ी थी। वो बेबी बहुत धीमी आवाज में रो रहा था, जो कि बहुत मुश्किल से सुनाई दे रहा था। राधिका की प्रीमैच्योर डिलीवरी हुई थी, इसलिए बेबी अभी ठीक से ग्रो नहीं हुआ था। नर्स के हाथ में बेबी देखकर रामू काका बर्फ की तरह अपनी जगह जम गए। वो हैरानी के साथ नर्स को देख रही थी। तभी डॉक्टर और नर्स भी बाहर आए। काका ने उनकी तरफ देखकर हैरानी के साथ पूछा, डॉक्टर ये सब क्या है और मेरी राधिका कैसी है? उसकी इतनी जल्दी डिलीवरी कैसे हो गई? अभी तो 2 महीने और बाकी थे। मेरी बच्ची ठीक है ना? और बेबी गर्ल है या बॉय? मेरा नातिन ठीक है ना? वही रामू काका की बात जैसे ही ऋषि और अक्ष के कानों में पड़ी तो दोनों ही एकदम से शॉक्ड रह गए। रामू काका ने घबराहट में ये ध्यान ही नहीं दिया कि अक्ष और ऋषि अभी गए नहीं हैं। ऋषि हैरानी से आंखें बड़ी बड़ी किए कभी काका को देख रहा था तो कभी नर्स के हाथ में मौजूद बेबी को, जिसे अब वो लेकर जा रही थी। नर्स उनकी तरफ ही आ रही थी। अक्ष की नजरें सीधा बेबी पर पड़ी, जिसका चेहरा एकदम लाल था और उसकी आंखें भी बंद थी। अभी उसके सर पर बाल नहीं थे और वो बहुत छोटी सी थी, इतनी सी जैसे कोई सच में बिल्ली का ही बच्चा हो। राधिका काफी वीक थी और ऊपर से प्रीमैच्योर डिलीवरी। उसे बेबी गर्ल हुई थी जिसका वेट 800 ग्राम था। अक्ष की नजरें जैसे ही बेबी पर पड़ी तो उसकी आंख से एक बूंद आंसू की बह गालों पर लुढ़क आई और उसके मुंह से अचानक ही निकला, मेरी बेबी, मेरी बच्ची।
मेरी और मेरी स्वीटहार्ट की बेटी, ये कहते हुए उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और होंठों पर हल्की सी स्माइल आ गई। अक्ष ने तुरंत अपने आंसू साफ किए। नर्स अब तक बेबी को मशीन में देने के लिए ले गई थी क्योंकि अभी वो 2 महीने तक एनआईसीयू मशीन में ही रहने वाली थी और अभी बेबी को कोई टच भी नहीं कर सकता था वरना इन्फेक्शन हो सकता था। अक्ष तेज कदमों से डॉक्टर के पास आया और अपनी सर्द आवाज में बोला, मेरी स्वीटहार्ट कैसी है? वो ठीक है ना? आप लोग कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं? मैं कुछ पूछ रहा हूँ। मैं ही अपनी स्वीटहार्ट को देख लेता हूँ। कितने दिन हो गए उसे देखे? अक्ष बिना रुके एक के बाद एक बात बोले जा रहा था। वहीं सारे डॉक्टर्स और रामू काका हैरानी के साथ अक्ष को देख रहे थे क्योंकि अक्ष को सब जानते थे और अभी एक आम सी लड़की जिसकी अभी अभी डिलीवरी हुई है उसे अक्ष रायजादा, द फेमस सिंगर अक्ष रायजादा अपनी स्वीटहार्ट बोल रहा था। चैप्टर 147। अक्ष बिना रुके एक के बाद एक बात बोले जा रहा था। वहीं सारे डॉक्टर्स और रामू काका हैरानी के साथ अक्ष को देख रहे थे क्योंकि अक्ष को सब जानते थे और अभी एक आम सी लड़की जिसकी अभी अभी डिलीवरी हुई है उसे अक्ष रायजादा, द फेमस सिंगर अक्ष रायजादा अपनी स्वीटहार्ट बोल रहा था। काका हैरानी के साथ खड़े अक्ष को देख रहे थे जो राधिका के पास जा रहा था, जिसे देखकर उनकी आंखें हैरानी के साथ बड़ी बड़ी हो गई। अक्ष की नजरें जैसे ही राधिका पर पड़ी तो उसके कदम अपनी जगह ही ठहर गए। इस वक्त राधिका का चेहरा एकदम पिला पड़ा हुआ था। चेहरा पर ऑक्सीजन मास्क लगा था और हाथ में ड्रिप लगी हुई थी। वो पहले की बजाय और भी ज्यादा दुबली हो गई थी। राधिका की ऐसी हालत देखकर अक्ष के दिल में टीस सी उठी। उसकी आंखों के सामने वो सारे पल घूमने लगे थे जब वो और राधिका एक हुए थे। उसके बाद अक्ष राधिका को अभी देख रहा था जब वो उसके बच्चे की मां बन चुकी थी। अक्ष की आंखों में पानी भर आया। सारे डॉक्टर्स ने कुछ पल अक्ष को देखा और फिर रामू काका को सब कुछ बताकर वो वहां से चले गए। ठीक उसी वक्त अक्ष का फोन रिंग किया जिसकी आवाज सुनकर वो अपने होश में आया। उसने अपना फोन निकाल चेक किया जिसमें भाई नाम शो हो रहा था। प्रेमन का कॉल देखकर अक्ष के फेस पर बड़ी सी स्माइल आ गई। प्रेमन का वीडियो कॉल था। अक्ष ने तुरंत फोन उठाया और तभी उसकी नजरें प्रेमन पर पड़ी जो रायजादा मेंशन में सोफे पर बैठा था। प्रेमन को बिना कुछ बोलने का मौका दिए अक्ष खुशी के साथ बोला, भाई मुझे मेरा प्यार मिल गया, मेरी स्वीटहार्ट मिल गई और आपको पता है आज मैं डैड भी बन गया। मेरी बेटी हुई है और वो बिल्कुल मेरी स्वीटहार्ट के जैसी है लेकिन उसकी आंखें बंद थी तो उनका नहीं पता वो मुझ पर गई है या फिर राधिका पर, लेकिन जिस पर भी गई हो वो हम दोनों का खून है। ये सब कहते हुए उसने फोन की स्क्रीन को राधिका की तरफ किया और आगे बोला, लेकिन देखिए ये कितनी पतली हो गई है। होनी ही थी, इसने हमारे बेबी को अकेले इतने दिन संभाला है। अभी तो ये खुद बच्ची थी और अब ये एक बच्ची की माँ भी बन गई। आपको पता है भाई हमारी बेटी अभी प्रीमैच्योर है लेकिन देखना जल्द ही वो हमारी गोद में होंगी। ये कहते हुए वो हल्का सा मुस्कुरा दिया। वहीं दूसरी तरफ पूरी रायजादा फैमिली हैरानी के साथ अक्ष को देख और उसकी बातें सुन रही थी। पूरी रायजादा फैमिली वही थी और जैसे ही सबकी नजरें बेड पर लेटी राधिका पर पड़ी तो सब एकदम से हैरान रह गए। अक्ष की बाप बनने वाली बात सुनकर तो जैसे सबके पांवों नीचे से जमीन खिसक गई हो। सुनैना जी की नजरें जैसे ही राधिका पर पड़ी तो उनके कदम लड़खड़ा गए और वो सीधा सोफे पर गिर गई। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। सुनैना जी की आंखों के सामने वो सब घूमने लगे जब उन्होंने राधिका और रामू काका को यहाँ से दूर भेजा था और उसके बाद वो आज उसे देख रही थी। तभी रणवीर जी ने उनके कंधे पर हाथ रखा। सुनैना जी ने नजरें उठा उनकी तरफ देखा और कांपते होंठों से बोली, हम खुद को कभी माफ नहीं करेंगे। हमारी वजह से उस बच्ची की क्या हालत हो गई है। वो माँ बन गई है।
हमारे अक्ष के बच्चे की माँ, और जब उसे हम सबकी जरूरत थी तब हम में से कोई भी उसके पास नहीं था और शायद इसी वजह से उसकी प्रीमेच्योर डिलीवरी हुई है। उनकी ये बातें सुनकर अमिका ने उनकी तरफ देखा लेकिन कहा कुछ नहीं, क्योंकि राधिका के साथ उन्होंने गलत किया है। उस बिन माँ की बच्ची से उसका प्यार छीन लिया, एक मासूम का दिल तोड़ दिया। इसकी सजा तो उन्हें भुगतनी ही थी। प्रेमन ने फोन की स्क्रीन की तरफ देखकर कहा, अक्ष अभी तुम कहाँ हो? हम सब आते हैं वहां। ये सुनकर अक्ष ने सर्द आवाज में कहा, भाई आप और बाकी सब आ सकते हो, लेकिन आपकी मॉम की परछाई भी मैं अब अपनी बच्ची और स्वीटहार्ट पर नहीं पड़ने दूंगा। उनकी वजह से मेरी स्वीटहार्ट ने बहुत कुछ बर्दाश्त किया है, अब और कुछ बर्दाश्त नहीं करने दूंगा उन्हें, इसलिए प्लीज उन्हें अपने साथ मत लेकर आना। उसकी ये बात सुनकर सबकी नजरें अब सुनैना जी पर आकर ठहर गई, जो आंसू भरी आंखों से फोन की स्क्रीन में दिख रहे अक्ष को देख रही थी। सुनैना जी ने फोन को अपने हाथ में लिया और प्रेमन की तरफ देखकर बोली, बेटा क्या आप कभी अपनी माँ को माफ नहीं करोगे? आई नो कि हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। माँ बाप बचपन से अपने बच्चे की गलती माफ करते आते हैं, तो क्या औलाद एक बार भी उन्हें माफ नहीं कर सकती है? तुम कहो तो हम तुम्हारे सामने नाक रगड़कर माफी मांगने को तैयार है, लेकिन प्लीज हमें हमारे बेटे से दूर मत करो। हमें हमारा अक्ष चाहिए, वो अक्ष जो हमें मॉम कहकर बुलाता था, वो अक्ष जो हमारी हर बात मानता था। एक बार हमें हमारा अक्ष लौटा दो। आई प्रॉमिस हम फिर कभी ऐसी गलती नहीं करेंगे। तुम्हारी स्वीटहार्ट को अमिका की तरह प्यार करेंगे और उस नन्ही राजकुमारी को अपनी पलकों पर बैठा कर रखेंगे। बस बेटा एक बार माफ कर दो। ये कहते हुए वो फफक कर रोने लगी। इस वक्त वो सच में टूट गई थी। अक्ष का रूड बिहेव अब उनके बर्दाश्त करने से बाहर हो गया था। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। चैप्टर 148 एंड 149। वो अक्ष जो हमारी हर बात मानता था। एक बार हमें हमारा अक्ष लौटा दो। आई प्रॉमिस हम फिर कभी ऐसी गलती नहीं करेंगे। तुम्हारी स्वीटहार्ट को अमिका की तरह प्यार करेंगे और उस नन्ही राजकुमारी को अपनी पलकों पर बैठा कर रखेंगे। बस बेटा एक बार माफ कर दो। ये कहते हुए वो फफक कर रोने लगी। इस वक्त वो सच में टूट गई थी। अक्ष का रूड बिहेव अब उनके बर्दाश्त करने से बाहर हो गया था। उन्हें इस तरह रोता देख अक्ष को भी अच्छा नहीं लग रहा था। उसने बिना कुछ बोले कॉल कट कर दिया और अपना एड्रेस प्रेमन को सेंड कर दिया। इधर दूसरी तरफ सुनैना जी को इस तरह रोता देख किसी को भी अच्छा नहीं लग रहा था। अमिका उठकर उनके पास आने को होती है, लेकिन तभी अचानक उसका सर घूमने लगा। उसने अपना सर पकड़ लिया। वो बड़ी मुश्किल से अपनी आंखें खोलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसकी आंखें नहीं खुल रही थी। तभी अचानक प्रेमन की नजरें अमिका पर पड़ी और उसके लड़खड़ाते कदमों को देखकर वो जल्दी से उसके पास आया और उसे कमर से थामते हुए बोला, डोल आई यू ओके? हे ओपन योर आइज। ये कहते हुए वो परेशानी से अमिका को देख रहा था, जो अब पूरी तरह बेहोश उसकी बाहों में झूल रही थी। अमिका को बेहोश देखकर सब एकदम से हैरान रह गए, लेकिन दूसरे ही पल उनकी हैरानी घबराहट और परेशानी में बदल गई। प्रेमन ने जल्दी से रणवीर जी की तरफ देखकर कहा, डैड कॉल द डॉक्टर क्विकली। ये सुनते ही रणबीर जी ने अपना सरहा में हिला दिया और तुरंत डॉक्टर को कॉल मिला दिया। कुछ देर बाद अमिका बेड पर लेटी थी और डॉक्टर उसे ऑब्जर्व कर रही थी। इस वक्त रूम में सिर्फ अमिका और डॉक्टर ही थे, बाकी सब बाहर खड़े थे। प्रेमन बेचैनी से इधर उधर चक्कर काट रहा था। उसे अमिका की बहुत ज्यादा फिक्र हो रही थी, पर बाकी सबको भी। किसी को नहीं पता था कि अचानक से अमिका को क्या हो और वो ऐसे कैसे बेहोश हो गई। तभी रूम का डोर ओपन हुआ और डॉक्टर बाहर आई, जिसे देखते ही प्रेमन ने बेसब्री से कहा, डॉक्टर मेरी वाइफ कैसी है? क्या हुआ है उसे? वो ठीक तो है ना? जिस पर डॉक्टर थोड़ी देर शांत हो गई, जिससे प्रेमन बेचैनी से डॉक्टर को देखने लगा।
तभी डॉक्टर मुस्कुराते हुए बोली, कॉन्ग्रेचुलेशंस सर, आप डैड बनने वाले हैं। जैसे ही प्रेमन ने ये सुना वो थोड़ी देर तक शांत हो गया। उसके बाद खुशी से सबको देखते हुए खुशी से बोला, मॉम डैड, मैं डैड बनने वाला हूँ। इतना बोलकर खुशी से सबको देखने लगा। सब लोग प्रेमन को ऐसे बच्चों की तरह हरकते करता देख हैरान थे, मगर उन्हें भी बहुत खुशी थी क्योंकि अब उनकी फैमिली में न्यू मेंबर आने वाला था। तभी प्रेमन बोला, क्या मैं अपनी बीबी से मिल सकता हूँ? जिस पर डॉक्टर मुस्कुराते हुए बोली, बिल्कुल। इतना बोलकर वहां से चली गई। इधर प्रेमन के साथ सभी लोग रूम में चले गए। अमिका को होश आ चुका था। सभी को अपने कमरे में देखकर अमिका परेशानी से सबको देखते हुए बोली, क्या बात है, आप लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? मुझे क्या हुआ है? जिससे सभी लोग अमिका को देखते हुए मुस्कुराने लगे, मगर किसी ने कुछ नहीं बोला। बस सभी ने अमिका को अपना ध्यान रखने को बोला और वहां से चले गए। मगर सभी के चेहरों पर खुशी देखी जा सकती थी। अमिका सबको इतना खुश देखकर हैरान थी। तभी प्रेमन ने अमिका का हाथ पकड़ा और उसके हाथ पर किस करते हुए बोला, डॉल, अब तुम्हें ठीक लग रहा है ना? वीकनेस तो फील नहीं हो रही? जूस लाऊं या फ्रूट्स? तुम क्या खाना चाहती हो? मुझे बताओ, मैं अभी लेकर आता हूँ। जिससे अमिका प्रेमन को देखने लगी। वो उसको देखते हुए बोली, प्रेमन, क्या मैं बीमार हूँ? आप इतनी फिक्र क्यों कर रही हैं? प्रेमन ने एक नज़र अमिका के चेहरे को देखा और फिर आराम से अपने हाथ को अमिका के पेट में रख दिया, जिससे अमिका प्रेमन को देखने लगी। अमिका प्रेमन के चेहरे को देख रही थी जिस पर सुकून था। तभी प्रेमन अमिका के माथे को चूमते हुए बोला, डॉल, तुम प्रेग्नेंट हो और मैं डैड और तुम मम्मा बनने वाली हो। जैसे ही अमिका ने ये सुना वो शॉक हो गई, मगर तभी उसके गानों से आंसू लुढ़क गया। उसने अपने हाथ को पेट पर रखा और अपनी लंघनाती आवाज में बोली, आप सच कह रहे हैं प्रेमन, मैं मम्मा बनने वाली हूँ। जिस पर प्रेमन ने हाँ में सिर हिला दिया। प्रेमन अमिका के बगल में ही बैठा था, इसलिए अमिका ने प्रेमन को अपने गले से लगा लिया। दोनों की आंखों में नमी के साथ साथ खुशी की चमक नजर आ रही थी, लेकिन उसके साथ साथ अमिका के आंखों में प्रेमन के लिए बेहिसाब नफरत दिखाई दे रहा था। वहीं नीचे हॉल में सभी लोग खुशी से सर्वेंट गार्ड्स सभी को मिठाई और पैसे बांट रहे थे। तभी सुनैना जी बोली, मुझे अक्ष के पास जाना है, जिससे सभी सुनैना जी को देखने लगे। तभी रणवीर जी बोले, सुनैना जी, हम दोनों यहीं रहेंगे, कहीं आपको अक्ष कुछ गलत ना बोल दे। सब लोग तो जा रहे हैं, इसलिए आप और मैं यहाँ रहकर सबका इंतजार करेंगे। इतना बोलकर उन्होंने सुनैना जी को अपने गले से लगा लिया। तभी अमिका बोली, डैड, मॉम और आप भी हमारे साथ चलिए, सब ठीक होगा। अभी अक्ष गुस्से में है, इसलिए वो ऐसी बातें कर रहा है। जिसे सुनकर सभी लोग अमिका को देखने लगे। अमिका और प्रेमन एक साथ नीचे आ रहे थे। तभी प्रेमन अमिका को सोफे पर बिठाते हुए बोला, हाँ डैड, डॉल सही बोल रही हैं, मॉम से गलती हुई है, मगर उनको भी इसका प्रायश्चित करने का मौका मिलना चाहिए। और वो अक्ष की भी मॉम है। अक्ष चाहे न चाहे, मगर प्रिंसेस को देखने का मॉम का भी हक है। जिससे सभी लोग सहमत हो गए, क्योंकि अगर अमिका और प्रेमन अगर एक ही बात बोल रहे हैं तो जरूर वो दोनों ने कुछ सोचा ही होगा। तभी सर्वेंट्स सभी के लगेज लेकर नीचे आ गए और उन्होंने उन बैग्स को गाड़ी में रख दिया। सभी लोग गाड़ी में बैठे और उनकी गाड़ियां एयरपोर्ट की तरफ निकल गई। थोड़ी देर बाद वो लोग एयरपोर्ट पहुंच गए। लगभग आधे घंटे बाद फ्लाइट की अनाउंसमेंट हुई और सभी लोग प्लेन पर चढ़ गए और उनका प्लेन लंदन के लिए टेक्स कर गया। चैप्टर 150। इस वक्त सारी रायजादा फैमिली राधिका के वार्ड में खड़ी थी। अब तक राधिका को होश आ चुका था। वो बिना किसी एक्सप्रेशन के एकटक सीलिंग को देख रही थी। जब से उसे होश आया था तब से उसके एक वर्ड भी नहीं बोला था। इनफैक्ट उसने अपने बच्चे के बारे में भी नहीं पूछा था। अक्ष उसके पास चेयर पर बैठा एकटक राधिका के चेहरे को देख रहा था। जब से रामू काका को पता चला था कि राधिका के बच्चे का बाप अक्ष है, तब से वो बहुत ज्यादा शॉक्ड थे। अमिका राधिका के पास आई और उसके सर पर हाथ फेरते हुए बोली, बच्चा क्या हुआ? तुम इस तरह क्यों रिएक्ट कर रहे हो?
अक्ष को देखो, ये तुम्हारे लिए कितना बेचैन था और जब से इसने तुम्हें और अपने बच्चे को देखा है तब से इसकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं है। उसकी ये बात सुनते ही राधिका ने एकदम से अमिका को देखा जो खुद उसे ही देख रही थी। राधिका धीमी सी थकी हुई आवाज में बोली, एंजल आप झूठ बोल रहे हो ना। अगर अक्ष ने सच में मुझे मिस किया होता तो वो मुझ यूं चिट नहीं करते, मुझे धोखा नहीं देते, खुद से दूर कभी नहीं जाने देते। ये कहते हुए उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसकी ये बात सुनकर अक्ष ने कस के अपने हाथों की मुठियां बंद कर ली। तो वही सुनैना जी गिल्ट से मरी जा रही थी। वो राधिका के पास आई और अपने दोनों हाथ जोड़ते हुए बोली, बेटा हमें माफ कर दो, हमारी वजह से तुम दोनों को ये सब फेस करना पड़ा है। हमने ही तुम्हें अक्ष से दूर किया। अक्ष तो तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता है। तुम्हारे जाने के बाद हमें अक्ष के प्यार का रियलाइज हुआ और अपनी गलती का भी। हमें पता है हमने गलती नहीं बल्कि बहुत बड़ा गुनाह किया है। प्लीज बेटा हमें माफ कर दो। ये कहते हुए वो फकक कर रोने लगी। उनकी ये सब बातें सुनकर राधिका हैरानी से उन्हें देखने लगी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि ये सब सुनैना जी ने किया है। राधिका ने एक गहरी सांस भरी और अपने इमोशन को कंट्रोल करते हुए बोली, आंटी प्लीज आप बड़ी है और इस तरह माफी मत मांगिए। गलतियां सबसे होती है, आपसे भी हो गई, लेकिन अब सब कुछ ठीक है। कुछ भी ठीक नहीं है। मैं मॉम को कभी माफ नहीं करूंगा। इनकी वजह से तुम्हें कितना सफर करना पड़ा है। अक्ष ने राधिका की बात सुनकर गुस्से के साथ कहा। उसकी ये बात सुनकर राधिका ने अक्ष को देखा और प्यार से बोली, अक्ष प्लीज एक बार आंटी को माफ कर दीजिए। मेरे लिए, हमारी बच्ची के लिए। अगर आपने आंटी को माफ नहीं किया तो मैं आपसे कभी बात नहीं करूंगी। ये कहते हुए उसने अपना मुंह फूला लिया जिससे वो बहुत क्यूट लग रही थी। उसकी इस हरकत पर ना चाहते हुए भी सबके चेहरे खिल उठे। अक्ष ने सुनैना जी को देखा जो गिल्ट भरी नजरों से उन्हें ही देख रही थी। जिन्हें देखकर अक्ष ने एक गहरी सांस भरी और उठकर सुनैना जी के पास आया और एकदम से उनके गले लग गया। उसकी इस हरकत पर सब एक पल के लिए हैरान रह गए, लेकिन फिर अगले ही पल सबके चेहरे खिल उठे। राधिका के फेस पर भी लंबी चौड़ी स्माइल आ गई। सुनैना जी की आंखों से आंसू बहने लगे और उन्होंने कस के अक्ष को हग कर लिया। कुछ पल बाद अक्ष सुनैना जी से दूर हुआ और उनकी तरफ देखकर बोला, आई अपोलोजाइज फॉर माई मिसबिहेवियर, आई एम सॉरी मॉम। ये कहकर उसने सर झुका लिया। 7 महीने बाद अपने अक्ष को पहले वाला अक्ष देखकर सुनैना जी के होंठों पर मुस्कुराहट खिल गई और साथ में बाकी सबके भी। अमिका ने अपना सर प्रेमन के कंधे पर टिकाए और मुस्कुराते हुए उन्हें देखने लगी। प्रेमन ने अमिका के बालों पर किस किया और उसे अपनी बाहों में भर लिया। सुनैना जी ने आगे बढ़कर पहले अक्ष को गले लगाया और फिर राधिका को अपने सीने से लगा लिया। राधिका की आंखों में पानी भर आया और उसने कस के सुनैना जी को हग कर लिया। रामू काका की भी आंखों से आंसू बह रहे थे। फाइनली आज उनकी बेटी को एक अच्छा परिवार मिल गया था। जान से भी ज्यादा चाहने वाला हमसफर मिल गया था और उनके सफर को पूरा करने वाली उनकी नन्ही सी परी भी इस दुनिया में आ चुकी थी। अब रामू काका को भगवान से कुछ और नहीं चाहिए था। ऐसे ही 8 महीने कब गुजर गए पता ही नहीं चला। आज अमिका हॉस्पिटल में एडमिट क्योंकि उसके डिलीवरी का टाइम आ गया था। वह भी एक प्राइवेट वार्ड में एडमिट थी। वो बहुत जोर जोर से चिल्ला रही थी। वहीं उस वार्ड के बाहर प्रेमन इधर से उधर टहल रहा था। उसके माथे पर पसीने भी थे। वहीं प्रेमन के पीछे ही चेयर पर प्रेमन के डैड बैठे थे। वह भी बस एकटक वार्ड को देखे जा रहे थे। वहीं वार्ड के अंदर अमिका जोर जोर से चिल्लाई जा रही थी। लगभग 1 घंटे बाद एक नर्स वार्ड से बाहर आई। उसे देखकर जल्दी से मिस्टर रायजादा और प्रेमन उसके पास आए और बोले, मेरी वाइफ कैसी है? उनकी बात पर नर्स मुस्कुराते हुए बोले, शी इज टोटली सेफ। तो प्रेमन बोला, और मेरे बच्चे?
तो नर्स मुस्कुराते हुए बोली, कंग्रेचुलेशन, आपके दोनों बच्चे सेफ है, बट एक बच्चा वीक है जिसे आप लोगों को ज्यादा ध्यान रखना होगा। उनकी बात पर मिस्टर रायजादा और प्रेमन दोनों खुश हो गए। प्रेमन जल्दी से अपने पॉकेट से नोटों का गद्दी निकालता है और नर्स को दे देता है। वहीं मिस्टर रायजादा खुशी से बोले, मैं अभी पूरे परिवार वाले को बताता हूँ कि अमिका का और उसके बच्चे दोनों सेफ है। और फिर वह जल्दी से सुनैना जी के पास कॉल लगाते हैं। वहीं सुनैना जी और बाकी के पूरा परिवार, राधिका, रामू काका सब हॉल में बैठकर उन्हीं के फोन का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही कॉल आया सुनैना जी फोन उठाकर बोली, कैसी है मेरी बच्ची? तो मिस्टर राजवंश बोले, वह बिल्कुल ठीक है और बच्चे भी। जिस पर सुनैना जी खुश होते हैं। वह हुए बोली, भगवान का लाख लाख शुक्र है कि माँ और बच्चे दोनों सेफ है। तभी दादी पीछे से बोली, वैसे मुझे परपोटा मिला है या परपोती? वहीं उनकी बात प्रेमन ने भी सुन लिया था क्योंकि फोन इस वक्त स्पीकर पर था। वहीं नर्स जो वहीं पर खड़ी होकर उन दोनों को ही देख रही थी, जो कि बहुत ज्यादा खुश लग रहे थे। तभी मिस्टर राजवंश जल्दी से नर्स के पास आए और बोले, जल्दी बताइए पोता हुआ है कि पोती मुझे? तो नर्स खुश होते हुए बोली, आपको एक पोता और एक पोती हुई है। वहीं नर्स की बात सुनैना जी और बाकी परिवार वालों ने ही सुन लिया था। तभी दादाजी फोन पर ही बोले, मुझे पोता की जरूरत नहीं थी, काश दोनों पोती ही होती। अब पोता हो भी गया है तो कोई बात नहीं, वह भी चलेगा। वही दादू की बात सुनकर सब लोग उन्हें हैरानी से देखने लगे तो वह बोले, घूर क्या रहे हो, मैं सही ही तो बोल रहा हूँ। उस प्रेमन और अक्ष अच्छा के अलावा मुझे पहले ही पोती दे दिया होता तुम लोगों ने तो मैं इन दोनों पर टाइम वेस्ट नहीं करता, दोनों खड़ूस हैं। खैर अब मुझे दो दो परपोती मिल गई हैं, अब मैं उन दोनों के साथ खेलूंगा। तभी प्रेमन बोला, क्या मैं अपनी वाइफ से मिल सकता हूँ नर्स? तो नर्स बोली, बिल्कुल आप मिल सकते हैं। उसकी बात पर प्रेमन जल्दी से वार्ड के अंदर चला जाता है और देखता है कि अमिका बेड पर सोई हुई थी और वही एक बच्चे को शीशे में रखा गया था और एक को नॉर्मल कॉट में रखा हुआ था। दोनों बच्चे सोए हुए थे। वही प्रेमन पहले अमिका को देखता है जो कि ठीक लग रही थी और फिर अपने दोनों बच्चों को। उसकी आंखें सीधा उस शीशे वाले बच्चों की तरफ गई जिसकी आंखें हुबहू प्रेमन से मिलती थी। 14 दिन बाद आज दोनों बच्चों की नामकरण की पूजा थी, इसलिए सारे परिवार वालों खुश थे। रायचंद परिवार भी इस पूजा में शामिल होने के लिए आया हुआ था। अमिका और प्रेमन के कमरे में प्रेमन इस वक्त फोन पर बिजी था, वही अमिका भी पूरी तरह से तैयार थी। उसने अभी येलो साड़ी, खुले बाल, होठों पे गुलाबी लिपस्टिक, वह बहुत ज्यादा सुंदर दिख रही थी। वह अभी अलमीरा में एक डॉक्यूमेंट रख रही थी, लेकिन वह डॉक्यूमेंट नीचे गिर गया। वैसे ही प्रेमन फोन पर बात करके जल्दी से उसके पास आकर बोला, क्या हुआ बीबी, जल्दी चलो। तो अमिका जल्दी से नीचे झुकी पेपर को उठाने के लिए, तो प्रेमन उसे रोककर खुद ही नीचे झुक जाता है और पेपर उठाकर पढ़ने ही वाला होता है कि अमिका जल्दी से पेपर छीनकर अलमीरा में रखते हुए बोली, बहुत लेट हो गए हैं, हम लोग चलो जल्दी चलते हैं। इतना बोलकर वो प्रेमन के हाथ को पकड़कर कमरे से बाहर निकल गई। इधर नीचे हॉल में पूरी तरह से पूजा का सामान तैयार कर दिया गया था। दोनों बच्चे अभी एक ही कॉट में लेटे हुए थे। वो शीशा वाला बच्चा भी अब ठीक लग रहा था। जैसे ही प्रेमन और अमिका सीढ़ियों से नीचे आए, सबकी नजरें उन्हीं पर ठहर गई। अभी पूजा में कोई बाहरी इंसान शामिल नहीं था क्योंकि अमिका नहीं चाहती थी, सिर्फ कुछ रिश्तेदार आए थे। 1 घंटे बाद पूजा की विधि खत्म हो गई। उसके बाद पंडित जी बोले, बच्चों का क्या नाम रखा जाएगा? उनकी बात पर प्रेमन एक्साइटेड होते हुए बोला, मैं बेबी गर्ल का नाम रखूंगा। उसे इतना एक्साइटमेंट होते हुए देख सारे परिवार वाले हैरान हो गए, लेकिन खुश भी थे। तभी अमिका अजीब सी स्माइल पास करते हुए बोली, ठीक है, आप ही रख दो। उसकी बात पर प्रेमन बोला, मेरी बेटी का नाम होगा प्रेमिशा प्रेमन रायजादा। सबको प्रेमन का नाम अच्छा लगा, इसलिए किसी ने भी कुछ नहीं बोला। तभी अमिका बोली, मैं बेबी बॉय का नाम रखती हूँ। तो बेबी बॉय का नाम होगा अग्निप्रेम अमिका रायजादा। यह नाम भी सबको पसंद आ गया।
थोड़ी देर बाद सब लोग जो दूर के रिश्तेदार थे वह चले गए। अब केवल रायचंद परिवार ही बचा हुआ था। तभी अमिका दोनों बच्चों को उठाई और एक बच्चे को वीर को और दूसरे को अमृत को दे दी। सबको यह थोड़ा अजीब लगा लेकिन किसी ने भी नहीं बोला। तभी अमिका प्रेमन से बोली, मुझे आपसे कुछ बात करना है। उसकी बात पर प्रेमन बोला, क्या हम थोड़ी देर बाद बात कर सकते हैं? तो अमिका बिना एक्सप्रेशन की बोली, नहीं, बहुत जरूरी है। के है टू। उसके सीरियसनेस को देखते हुए प्रेमन ने भी हामी भरी। उसके बाद अमिका प्रेमन को अपने कमरे में ले गई। कमरे में आने के बाद प्रेमन बोला, ऐसा क्या काम है जो अभी हमारे दोनों बच्चों से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है? तो अमिका बिना कुछ बोले अलमारी को खोलती है और उसमें से वह पेपर जो अभी कुछ देर पहले गिरा हुआ था वह निकालती है और प्रेमन के हाथ में थमा देती है। वही प्रेमन हैरानी से अमिका को देख रहा था जो अभी बिल्कुल ही अलग अलग रही थी। तभी अमिका अपने कोल्ड वॉइस में बोली, इसे एक बार पढ़ो। वहीं प्रेमन को अब अपने अंदर डर भी लग रहा था लेकिन और वह धीरे धीरे पेपर को पढ़ता है। जैसे जैसे वक्त पेपर पढ़ता उसकी आंखें हैरानी से बाहर आने को हो गई। पूरे पेपर पढ़ने के बाद वह धम से सोफे पर गिर जाता है। तभी अमिका बिना कुछ बोले उस कमरे से बाहर निकलने को होती है। तभी पीछे से प्रेमन जल्दी से आकर उसके हाथ को पकड़कर बोला, क्यों? आखिर क्यों चाहती हो ऐसा? तो अमिका अपने हाथ को उससे छुड़ाते हुए फीकी हंसी हंसते हुए बोली, क्या तुम्हें सच में नहीं पता मिस्टर प्रेमन रायजादा? उसकी आवाज सुनकर प्रेमन का हाथ अमिका से हाथ से छूट जाता है। तभी अमिका बोली, क्या आपको सच में अपना पिछला जन्म याद नहीं है मिस्टर प्रेमन? उसकी बात सुनकर प्रेमन का दिमाग ब्लैक हो गया और वह हैरानी से अमिका को देखने लगा। तभी अमिका अपने आंखों में नमी लाते हुए बोली, अब याद आया आपको पिछला जिंदगी? याद आया कि आपने मेरे पिछले जिंदगी को कितना वाहियात बना दिया था। आपकी वजह से मैंने अपने बच्चों को खाया था। आपने मेरा हर दिन रेप किया। आपने मुझे हर सेकंड कैद में रखा। इतना बोलकर वो थोड़ा पीछे खिसक गई। वहीं प्रेमन अपने खाली हाथ को देखता है जिससे उसने थोड़ी देर पहले अमिका के हाथ को पकड़ा था और फिर उसे अपना पिछला जिंदगी याद आता है जिसमें उसने अमिका को बहुत ज्यादा चाहा था लेकिन उसने अमिका को कैद कर लिया था अपने विला में। कोई उससे मिल नहीं सकता था। वो हर रात अमिका के जिस्म को नोचता और सुबह होते ही बिना कुछ बोले विला से बाहर चला जाता। वह अमिका को अपनी वाइफ ना समझकर एक कठपुतली समझता था। उसे आज अपनी सारी गलती का रियलाइजेशन हो रहा था लेकिन शायद वक्त सही नहीं था या फिर हालात। यह सब सोचते सोचते प्रेमन के आंखों में आंसू दिखाई देने लगा। वहीं अमिका जब उसकी आंखों में आंसू देखती है तो उसका दिल बेचैन हो जाता है लेकिन वह उसे इग्नोर करके बोली, सो अब मैं चलती हूँ। मुझे रोकने का कोशिश मत कीजिएगा क्योंकि मैं अब नहीं रुकने वाली। इतना बोलकर वह बिना वक्त गंवाए कमरे से बाहर निकलकर सीढ़ियों से नीचे आने लगी। वहीं प्रेमन जैसे ही देखता है कि अमिका जा रही है वह दौड़ते हुए उसके पीछे आया। तब तक अमिका नीचे हॉल में आ चुकी थी। पूरा रायचंद परिवार वहीं पर था। जब सबने प्रेमन की हालत देखी तो वह सब बेचैन हो गया क्योंकि प्रेमन की आंखों में आंसू थे, बाल बिखरे पड़े हुए थे, यहाँ तक कि उसके शर्ट पर भी कुछ दाग थे। तभी अमिका बोली, वीर भाई और अमृत भाई चले। उनकी बात सुनकर वीर और अमृत जल्दी से आगे आए और दोनों ही अमिका के एक एक हाथ को पकड़ लिए। तभी सुनैना जी बोली, यहाँ हो क्या रहा है, कोई तो कुछ बोलो। तभी प्रेमन आगे आते हुए जल्दी से अपने मॉम के दोनों हाथ को पकड़कर बोला, मॉम प्लीज अमिका को रोक लीजिए। देखिए ना वह मुझे छोड़कर जा रही है। वही उसकी बात सुनकर सारे परिवार वाले हैरान रह गए। तभी सुन्ना जी चिल्लाते हुए बोली, प्रेमन यह क्या मजाक कर रहे हो? भले अमिका तुम्हें क्यों छोड़ेगी? तो प्रेमन जल्दी से पॉकेट से पेपर निकालकर सुनैना जी के हाथ में थमा देता है। जैसे ही सुनैना जी पेपर पढ़ती है उनका पैर लड़खड़ाने लगता है लेकिन जल्दी से अक्षाकर उन्हें संभाल लेता है।
तभी सुनैना जी हैरानी से अमिका को देखते हुए बोली, अमिका यह सब क्या है, तुमने डाइवोर्स पेपर पर साइन किया है? तो अमिका बिना वक्त गवाए बोली, क्योंकि मैं प्रेमन को छोड़ रही हूँ। इतना बोलकर वह बाहर जाने लगे तभी प्रेमन के पापा जल्दी से अपने गार्ड को कुछ आर्डर देते हैं। गार्ड के आर्डर मिलते हैं। गार्ड जल्दी से अमिका, वीर और अमृत को घेर लेते हैं। सारे गार्ड्स को देखते ही अमिका तिरछी मुस्कान देते हुए बोली, मैंने बोला हटो सामने से, लेकिन कोई भी टस से मत नहीं हुए। तो इस बार अमिका तेज चिल्लाते हुए बोली, मैं तुम्हें लास्ट वार्निंग दे रही हूँ, हटो पीछे सब। तभी सुनैना जी आगे आई और खींचकर अमिका के गाल पर एक थप्पड़ जड़ देती है, जिसके कारण अमिका का एक गल झुक गया। लेकिन अमिका कुछ नहीं बोलती, बल्कि वह सीधी खड़ी हो जाती है। तभी सुनैना जी उसके दोनों कंधे को पकड़ते हुए बोली, आखिर हमने क्या कमी किया था जो तुम इस तरह का व्यवहार कर रही हो? उनकी बात पर अमिका बोली, आप लोगों की कुछ गलती नहीं है, इसलिए मैं आपसे और पूरे परिवार से माफी चाहती हूँ, लेकिन मैं अब यहाँ एक मिनट नहीं रख सकती। उसकी जिद को देखकर सुनैना जी तेज आवाज में बोली, ठीक है तुम मत रुको, लेकिन मुझे मेरे पोता और पोती दोनों चाहिए। इसी वक्त इतना बोलकर वह वीर के हाथ से प्रेमिशा को छीनने लगी, लेकिन वीर ने टाइटली प्रेमिशा को पकड़ा हुआ था, इसलिए वह नहीं छीन पा रही थी। तभी अमृत उसको देखकर स्माइल पास कर देता है, तो वीर को याद आया कि कैसे कुछ देर पहले अमृत ने उसे बोला था कि चाहे कुछ भी हो जाए बच्चे को प्रेमन के फैमिली के हाथ में नहीं जाने देना है। तुम अभी इन्हें नहीं जानते हो, यह कितने दोगले इंसान हैं। वक्त पड़ने पे ये सिर्फ अपने खून को देखते हैं, ना कि किसी और को। यह सब सोच सोच कर वीर को भी गुस्सा आने लगा और उसने तुरंत प्रेमिशा से सुनैना जी को थोड़ा दूर धकेल दिया। लेकिन सुनैना जी का हाई सैंडल अपनी साड़ी में फंसा और वह नीचे गिर गई। उसे नीचे गिरता देख प्रेमन की मुट्ठियां गुस्से में कस गई और वह जल्दी से आगे बढ़कर अपनी मॉम को उठाकर गरजते हुए वीर का कॉलर पकड़कर उस पर मुक्का बरसाने लगा। वही वीर ने प्रेमिशा को पकड़ा हुआ था, जिसके कारण उसने ज्यादा कुछ नहीं रिएक्ट किया। वह बस मार खाया जा रहा था, क्योंकि वो नहीं चाहता था उसकी प्यारी भांजी को एक खरोच तक आए। थोड़ी देर बाद जब अमिका ने देखा कि वीर की हालत खराब हो गई है, तो वह अपनी तेज आवाज में बोली, छोड़िए वीर भाई को। लेकिन प्रेमन नहीं सुना, तो इस बार अमिका आगे आई और प्रेमन को वीर से दूर कर देती है और फिर अपनी उंगली पॉइंट करते हुए बोली, वीर भाई ने गलती से सुनैना आंटी को धक्का दिया, लेकिन आपने जानबूझकर वीर भाई को मारा ना? तो प्रेमन भड़कते हुए बोला, हाँ मारा, और इसे मार डालूंगा। इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ पर हाथ उठाने की? इतना बोलकर वो वीर को फिर से मारने को हुआ। तभी अमिका बोली, अगर आपने एक थप्पड़ भी और वीर भाई को मारा ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उसकी बात पर प्रेमन के कदम वहीं रुक गए। तभी प्रेमन की दादी आगे आते हुए बोली, वैसे भी तुमसे बुरा कोई नहीं हो सकता। अरे तुम्हारे सामने ही तुम्हारे भाई ने तुम्हारी सास को धक्का दे दिया और तुम अपने भाई को ही सपोर्ट कर रही हो। तुमसे तो अच्छा रूपाली थी, कम से कम वो कभी हमारी बेइज्जती तो नहीं करती थी। उनकी बात पर अमिका स्माइल करते हुए बोली, बिल्कुल मैसेज ओल्ड मैडम, आप बिल्कुल सही बोल रही है। आप लोगों को लिए रूपाली जैसी ही लड़कियां सही है, इसलिए अब मैं चल रही हूँ। आप कोई रूपाली जैसे दूसरी ढूंढ लेना, क्योंकि अब तो वो इस दुनिया में नहीं रही। इतना बोलकर वह जाने क्यों हुई, तभी उसके कानों में प्रेमन की करक आवाज गई, ठीक है तुम्हें जाना है तो जाओ, लेकिन मेरे बच्चे को मेरे को देते जाओ। उसकी बात पर अमिका गुस्से में बोली, तुम्हारे बच्चे? क्या तुमने इसे पैदा किया है? नहीं ना? तो तुम्हारा इस पर कैसे हक हो सकता है? जिस पर प्रेमन चिल्लाते हुए बोलता है, मैं उन दोनों बच्चों का बाप हूँ, इसलिए मेरा हक उन पर बनता है। तो अमिका बोली, तुम्हारी वजह से ही मैंने अपने बच्चों को खाया था प्रेमन, तुम्हारी वजह से मैं अपने बच्चों के लिए तरसी थी, लेकिन अब नहीं। इतना बोलकर वह जाने को हुई। तभी प्रेमन चिल्लाते हुए बोला, गार्ड्स, यह लड़की जहाँ जाना चाहती है जा सकती है, इसके साथ मेरा कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन मेरे दोनों बच्चे मुझे अपने पास चाहिए। प्रेमन का आर्डर मिलते ही सारे गार्ड की हिम्मत बढ़ गई और वह सब अमिका, वीर और अमृत की तरफ बढ़ने लगे।
तभी अमिका अमृत की तरफ कुछ इशारा करती है। उसका इशारा पाते ही अमृत तुरंत अपने फोन पर किसी के पास मैसेज भेजता है। 2 मिनट बाद ही पूरे विला को घेर लिया गया था, यहाँ तक कि जो अंदर प्रेमन के गार्ड थे उनके माथे के ऊपर भी गन रखा हुआ था। तभी अमिका बोली, मुझे पता था आप जैसे लोगों को किस तरह से हैंडल करना है, इसलिए मैंने सब पहले ही तैयारी कर लिया था। तभी प्रेमन अमृत को देखते हुए बोला, तुम तो मेरे दोस्त हो, लाओ दो मेरे बच्चे को। तो अमृत उससे मुंह फेरते हुए बोला, भले ही तुम्हारा दोस्त हूँ, लेकिन अमिका मेरी बहन है और वह जो करेगी उसमें मेरा पूरा फुल सपोर्ट रहेगा। और अब तो तुम्हें और तुम्हारे पूरे परिवार को देखकर मुझे अमिका का फैसला पूरी तरह से सही लग रहा है। पहले जब अमिका ने कहा था कि अपने गार्ड को पूरा विला के अंदर बाहर चारों तरफ लगा दो, तब मुझे कुछ समझ नहीं आया कि उसने ऐसा क्यों कहा था, लेकिन अब पूरी तरह से समझ में आ गया है। तुम्हारे ये सारे परिवार दिखाते हैं कि यह सब मेरे अमिका से प्यार करते हैं, लेकिन असलियत में ये लोग सिर्फ अपने खून के मतलबी हैं। तभी अमिका एक बार फिर सबको देखते हुए बोली, बाय एवरीवन। और फिर वह सुनैना जी और ओल्ड दादी को देखते हुए बोली, होप आप सबकी जिंदगी में रूपाली जैसी बहू आए। और फिर प्रेमन को देखते हुए बोली, जो इनके कैद भरे जिंदगी को प्यार समझ ले। इतना बोलकर वो बिना रुके अमृत के हाथों से अग्निप्रेम को अपने गोद में ले ली और फिर बिना वक्त गंवाए वहां से वह तीनों निकल गए। उन तीनों के जाने के बाद ओल्ड दादा रणविजय जी पर भड़कते हुए बोली, मुझे कैसे भी अपना परपोता और परपोती चाहिए। वही राधिका को भी अब थोड़ा डर लग रहा था इस फैमिली को देखकर, क्योंकि यह सब फैमिली सिर्फ अपने खून के बारे में सोचते थे। यह तो उसने देख लिया था, इसलिए उसका हाथ अपने आप ही अपनी बेटी पर कस गया, जिसे अक्ष ने देख लिया था, इसलिए वह तुरंत उसके हाथ पर अपना हाथ रखकर नामे सिर हिला देता है। तभी प्रेमन एक बार फिर से अमिका को जाते हुए देखता है। जब वह उसकी आंखों से ओझल हो जाती है तो वह तुरंत सीढ़ियों से होते हुए अपने कमरे में जाता है और डोर बंद कर लेता है। ऐसे ही वक्त गुजरा और 2 साल कब बीत गए। आज पूरे 2 साल बाद अमिका और प्रेमन आमने सामने खड़े थे, वह भी कोर्ट के अंदर। क्योंकि प्रेमन ने डाइवोर्स पेपर पे साइन नहीं किया था और प्रेमन को अपने बच्चों की कस्टडी चाहिए था, इसलिए उसने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। इन 2 सालों में प्रेमन का लुक और ज्यादा चेंज हो चुका था, वह और ज्यादा एरोगेंट और साइलेंट पर्सन बन चुका था। वही अमिका के चेहरे पर रौनक छाया हुआ था, शायद उसके बच्चों की वजह से। तभी जज बोले, तो मिस अमिका, आप अपना फैसला नहीं बदलेगी? क्या आप मिस्टर प्रेमन के साथ नहीं रह सकती? जज की बात पर अमिका मुस्कुराते हुए बोली, जज साहब, आज भी मेरा वही फैसला रहेगा जो आज से 2 साल पहले था। मुझे प्रेमन रायजादा से डाइवोर्स चाहिए और बच्चे का कस्टडी भी। तभी जज एक बार फिर से प्रेमन की ओर मुड़ते हुए बोले, सो मिस्टर प्रेमन, इसमें आपका क्या फैसला है? तो प्रेमन बस इतना ही बोला, मुझे भी अपने दोनों बच्चे चाहिए। पूरे 2 साल तक उन दोनों को देखने को मेरे आँख तरस गए हैं। इतना बोलकर उसकी नज़र अमिका पर टिक गई। तभी जज बोले, ओके फाइन, अगर आप दोनों कंप्रोमाइज करके फैसला नहीं निकाल पाए तो अब हम अपना फैसला सुनाते हैं कि जब तक दोनों बच्चे 5 साल के नहीं हो जाते तब तक वो अपने मॉम के पास ही रहेंगे, क्योंकि छोटे बच्चे बिना अपनी मॉम के साथ नहीं रह सकते। इस फैसले पर अमिका खुश हो गई, लेकिन प्रेमन की हाथों की मुट्ठी कस गई। तभी जज साहब आगे बोले, लेकिन हम बच्चों के उसके पिता से भी अलग नहीं कर सकते, क्योंकि छोटे बच्चे बिना अपनी मॉम के साथ नहीं रह सकते। इस फैसले पर अमिका खुश हो गई, लेकिन प्रेमन की हाथों की मुट्ठी कस गई। तभी जज साहब आगे बोले, लेकिन हम बच्चों के उसके पिता से भी अलग नहीं कर सकते, इसलिए आज से और अभी से मिस्टर प्रेमम रायजादा को पूरा हक है अपने बच्चों से मिलने का, और अगर मिस अमिका ने उन्हें बच्चों से मिलने नहीं दिया तो उन्हें कोर्ट से कड़ी सजा मिलेगी और साथ में उनके हाथों से बच्चे की कस्टडी भी चली जाएगी। और पिछले 2 सालों से मिस अमिका ने मिस्टर प्रेमम को अपने बच्चों से नहीं मिलने दिया, इसलिए कोर्ट को उन्हें 2 लाख का जुर्माना देना पड़ेगा। और कोर्ट मिस अमिका के डाइवोर्स के फैसले को एक्सेप्ट करता है और उन दोनों का तलाक के फैसले पर हामी भरता है।
इसलिए आज से मिस्टर प्रेमम और मिस अमिका पति पत्नी नहीं रह गए। इतना बोलकर जज वहां से उठे और चले गए। वहीं जज की बात सुनकर प्रेमम के चेहरे पर अजीब सी दर्द भरी स्माइल आ गया और उसी तरह अमिका से बोला, अब मुझे अपने बच्चों से मिलने के लिए कोई नहीं रोक सकता, तुम भी नहीं। वही अमिका के हाथों की मुठ्ठियां कस गई, लेकिन उसने कुछ नहीं बोला, बस वह बिना रुके कोर्ट से बाहर निकल गई। बाहर निकलते ही उसे वीर और अमृत दिखाई पड़े तो वह जल्दी से उन दोनों के कार में बैठ गई। थोड़ी देर बाद उनका कार एक विला के सामने आकर रुक। वह विला बहुत ही ज्यादा खूबसूरत था। उसे विला के चारों तरफ पेड़ पौधे लगे हुए थे। अमिका जल्दी से कार से निकली और विला के अंदर चली गई। अंदर जाते हैं उसे अग्निप्रेम दिखाई दिया जो अपने छोटे छोटे कदमों से भाग रहा था। अग्निप्रेम को देखकर अमिका के चेहरे पर स्माइल आ गई। तभी अग्निप्रेम के माथे पर एक बॉल जाकर लगी जिसके कारण वह गिर गया और रोने लगा, आ मम्मा मम्मा। उसके गिरते ही अमिका भागी। तभी उसके कानों में एक कड़क और मैच्योर आवाज गई, वहीं पर रुक जाओ मम्मा। अमिका के कानों में जैसे ही यह आवाज गई उसके कदम वहीं पर ठहर गए। तभी उसे अपने सामने एक छोटी आकृति दिखाई दी जो कोई और नहीं प्रीमिशा थी। उसके बाल कान तक थे। प्रीमिशा जल्दी से अग्निप्रेम के पास आई और उसके बालों को पकड़कर अपने तेज आवाज में बोली, कहा था न कि मुझे तुम्हारा होमवर्क कंप्लीट चाहिए, लेकिन नहीं, तुम्हें तो बस कूद फांद करना है, ब्लडी फेलो। इतना बोलकर वो उसका बाल झटक देती हैं। अब तक वीर और अमृत भी वहां आ चुके थे। दोनों एक दूसरे के चेहरे को देखें और बोले, प्रीमिशा इज कार्बन कॉपी ऑफ प्रेमम। वहीं अमिका भी कुछ सोच में गुम थी, लेकिन अग्निप्रेम की रोने की आवाज सुनकर जल्दी से होश में आई और जाकर अग्निप्रेम को अपने गोद में उठाते हुए बोली, शश बच्चा रोते नहीं है। तो अग्निप्रेम अपने मुंह को अमिका के गले में छुपा कर सीसकते हुए अपने उंगली को प्रीमिशा की तरफ पॉइंट करते हुए बोला, मम्मा शी इज डेंजरस छोटी बहन। वही प्रीमिशा नीचे से ही खड़ी होकर अपने आंखों से जला देने वाली नजरों से अग्निप्रेम को घूर रही थी। तभी अमिका बोली, आज तुम दोनों के डैड आने वाले हैं तुमसे मिलने के लिए। उसकी बात पर अग्निप्रेम तो खुश हो गया, लेकिन प्रीमिशा की आंखें धीरे धीरे लाल होने लगी, पता नहीं किस वजह से। इधर प्रेमम जैसे ही रायजादा मेंशन आया उसे उसकी फैमिली ने घेर लिया। तभी सुनैना जी बोली, कोर्ट का क्या फैसला आया? तो अक्ष अंदर आते हुए बोला, अब हम भाई के दोनों बच्चे से मिल सकते हैं। उसकी बात सुनकर सारे परिवार वाले खुश हो गए। तभी प्रेमम बोला, लेकिन अभी तक अमिका का मैसेज नहीं आया कि मेरे बच्चे कहाँ हैं। तभी उसका फोन रिंग किया तो उसने मैसेज खोल कर देखा तो पाया अमृत ने उसे एक लोकेशन भेजा था। उस लोकेशन को देखकर प्रेमम बोला, अब मैं चलता हूँ अपने बच्चों से मिलने के लिए। इतना बोलकर वह जाने वाला ही था कि तभी सुनैना जी बोली, हम भी चलेंगे, हम भी अपने पोते पोती से मिलना चाहते हैं। थोड़ी देर बाद वह लोग अमिका के मेंशन के सामने खड़े थे। मेंशन को देखकर प्रेमम के दादू बोले, हमें लगा था कि वो कोई छोटे मोटे घर में रहती होगी हम सबसे छुपाने के लिए, लेकिन यह तो इतने बड़े मेंशन में रहती है। चलो कोई बात नहीं, इसी चक्कर में मेरा परपोता और परपोती भी इतने बड़े विला में रह रहे हैं। थोड़ी देर बाद वह लोग मेंशन के अंदर थे। अभी वहां पर नहीं अमिका और ना ही बच्चे थे, सिर्फ अमृत और वीर ही खड़े थे। अमृत को देखकर प्रेमम के आंखों में नफरत दिखाई देने लगा, क्योंकि वह जानता था कि अगर अमृत ना होता तो अमिका दूर नहीं हो पाती अपने बच्चों के लेकर। तभी सुनैना जी बोले, कहाँ है प्रीमिशा और अग्निप्रेम? तभी उन सबको सीढ़ियों से दो छोटे छोटे बच्चे सीढ़ियों से पकड़कर नीचे आते दिखे। उन दोनों बच्चे को देखकर सुनैना जी और प्रेमम जल्दी से आगे बढ़े। तभी अमृत आगे आते हुए बोला, वो प्रीमिशा और अग्निप्रेम नहीं है। तो अक्ष बोला, मतलब वह नहीं है तो यह दोनों कौन है? तो वीर बोला, एक मेरा बेटा सर्वांश और एक अमृत भाई का बेटा प्रवंश है। उसकी बात पर सारे लोग हैरान होकर उन दोनों को देखने लगे कि क्योंकि किसी को भी नहीं पता था कि इन दोनों ने भी शादी कर लिया है। तभी वीर और अमृत जल्दी से जाकर दोनों बच्चों को अपने गोद में उठाकर बोले, बच्चा प्रीमिशा और अग्निप्रेम कहाँ हैं? तो दोनों बच्चे अपने उंगली को गार्डन की तरफ पॉइंट कर देते हैं। उन दोनों का इशारा पाते हैं पूरी फैमिली जल्दी से गार्डन की ओर भागती है और साथ में वीर और अमृत भी।
जैसे ही उन लोगों ने गार्डन का नजारा देखा उनकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई क्योंकि अग्नि प्रेम अपने पैर को पकड़ कर रो रहा था। वहीं प्रेमिशा ने अपने हाथ में ग्लव्स पहना हुआ था और वह एक 4 साल के बच्चे के ऊपर बैठकर अपने हाथों से उसके मुंह पर मार रही थी और एक और 4 साल के बच्चा उसे छुरा रहा था, लेकिन वह टस से मस नहीं हो रही थी। तभी 2 औरत जल्दी से गार्डन में आई और प्रेमिशा को उस बच्चों से अलग करके बोली, तुमने मेरे बेटे को क्यों मारा? तो प्रेमिशा बोली, कोई मेरे चीज को छुए मुझे बर्दाश्त नहीं, और तुम्हारे बेटे ने तो मेरे जुड़वा को मारा, तो मैं तुम दोनों के बेटे के एक एक पैर तोड़ देती हूँ, क्योंकि ना रहेगा पैर और न ही वह दोनों मेरे जुड़वा को मारेंगे। वही 2 साल की बच्ची के मुंह से इतनी भारी भरकम बात सब सुनकर वह दोनों औरत डर गए और जल्दी से अपने दोनों बच्चों को पकड़कर वहां से भाग गए, क्योंकि वो दोनों औरतें जानते थे कि इनकी माँ कौन है। इधर प्रेमम और उसकी पूरी फैमिली भी इन सारी बातों को सुन रही थी और वह सब भी हैरान थे कि 2 साल का बच्चा ऐसा हो सकता है क्या। तभी सुनैना जी घूरकर प्रेमम को देखकर धीमे से बोली, अपने बेटे को खुद जैसा बना दिया। उन्हें लग रहा था कि अग्निप्रेम ने उन दोनों बच्चों को मारा है। तभी प्रेमम जल्दी से आगे बढ़ा और प्रेमिशा को अपने गोद में उठा लेता है और फिर दूसरे हाथ से अग्निप्रेम को। वही अग्निप्रेम प्रेमम के गोद में जाते ही चिल्लाते हुए बोला, डैडी आप आ गए हैं, मम्मा ने बोला था कि आप आएंगे। वही प्रेमिशा घूरकर अग्निप्रेम को देखती है तो वह चुप हो जाता है। तभी सुनैना जी आगे बढ़कर बोली, हमें भी अपने पोते पोतियों से मिलने दो। इतना बोलकर वह अग्निप्रेम को गोद में लेकर बोली, हाय मेरी पोती प्रेमिशा। वही अग्निप्रेम जो खुश हो रहा था अपने दादी को गोद में जाकर जैसे ही उनके मुंह से प्रेमिशा नाम सुनता है वह अपना मुंह फुलाते हुए बोला, मैं प्रेमिशा नहीं हूँ। अब तो शौक होने की बड़ी पूरे परिवार वाले को था, क्योंकि सबको यही लग रहा था कि यह प्रेमिशा है। तभी अग्निप्रेम प्रेमिशा की और उंगली पॉइंट करके बोला, शी इज माई डेंजरस छोटी सिस्टर प्रेमिशा एंड आई एम हर बिग ब्रदर अग्निप्रेम। उसके इतना बोलते ही सारे परिवार वाले हैरान परेशान होकर प्रेमिशा को देख रहे थे जो उन्हें ही अपने सर्द नजरों से घूर रही थी। तभी दादी जी बोली, देखो तो वह बिल्कुल अपने बाप पर गई है, उसकी आंखें भी बिल्कुल अपने बाप की तरह है। आखिर नालायक का परछाई मेरी परपोती पर ही गया। वही प्रेमम अपने प्यार भरी नजरों से प्रेमिशा को देख रहा था। वह तो जैसे ही प्रेमिशा को देखा था पहचान गया था, क्योंकि उसकी आंखें बिल्कुल प्रेमम की तरह ही थी, इसलिए वह सबसे पहले उसे ही अपने गोद में उठाता है। तभी प्रेमम प्रेमिशा के गाल पर बेबी किस करते हुए बोला, आई मिस यू बच्चा। वह सच में अपने बच्चों को मिस कर रहा था, खास करके अपनी बेटी को, क्योंकि वह जब से अपनी आंखों वाली बेटी को देखा था उस शीशे के अंदर, तब से ही वह उससे बहुत ज्यादा अटैचमेंट फील कर रहा था। और यहाँ तो वह 2 साल तक अपने बच्चों को नहीं देखा था, इसलिए वह थोड़ा भावुक भी दिख रहा था, लेकिन चेहरे पर नहीं दिखाई दे रहा था। प्रेमम इतना बोलकर वापस कस के उसे गले लगा लेता है। वही प्रेमिशा भी अपने पापा को खुद के इतने करीब देखकर खुश थी, लेकिन वह ऊपर से बिल्कुल कठोर दिख रही थी, क्योंकि उसका नेचर बिल्कुल प्रेमम पर ही गया था, कोई इमोशन नहीं शो होने देना है। तभी प्रेमम जाकर सोफे पर बैठ जाता है और फिर इधर उधर अपने नजरें घुमाकर अमिका को देखता है, लेकिन वह उसे कहीं नहीं दिखती, तो वह फिर से अपना ध्यान अपने दोनों बच्चों पर लगा देता है। वही सुनैना जी को लग रहा था कि उसके दोनों बच्चों को अमिका ने भड़का दिया होगा, इसलिए वह बोली, वैसे तुम दोनों के मम्मा ने क्या बोला है अपने डैडी के बारे में? तो अग्निप्रेम जो उनके गोद में था अब उन्हें घूरने लगा और फिर बोला, माई इनोसेंट मम्मा शेड दैट डैडी बाहर गए हैं हम दोनों के लिए बहुत ज्यादा पैसा कमाने, ताकि वह हमारे साथ हमेशा के लिए रह पाए। वही अग्निप्रेम की बात सुनकर सारे परिवार को अपने अंदर गिल्ट महसूस हुआ कि क्यों उन्होंने अमिका को इतना गलत समझा। न जाने आज से 2 साल पहले भी उन्होंने अमिका से कितना कुछ बोल दिया, लेकिन अमिका ने अपने दोनों बच्चों को कुछ भी नहीं बताया कि उसके डैडी के परिवार वालों ने क्या क्या उसे कहा। वही प्रेमम अपने मन में बोला, माफ कर दो बीवी, क्या अब तुम मुझे देखोगी भी तक नहीं? तभी उसे अमिका दिखाई दी जो सीढ़ियों के ऊपर ही रेलिंग से खड़ी होकर सबको देख रही थी। प्रेमम ने जैसे ही उसे देखा उसकी आंखें वहीं अटक गई। वही अमिका जो गार्डन से अभी तक सारी चीज देख रही थी, जब अपने ऊपर प्रेमम की नजरों को महसूस करती है तो खुद से बोलती है, शायद इस जिंदगी में मैं कभी आपको ना अपना पाऊं, लेकिन आपके बच्चों को आपसे दूर नहीं रख सकती थी। इसलिए मुबारक हो अपने बच्चों से मिलकर मिस्टर प्रेमम रायजादा, लेकिन अब हमारी राहें कभी नहीं मिलेगी। वही प्रेमिशा ने भी अमिका को देख लिया, इसलिए वो प्रेमम के गोदी से उतरने की कसमत करने लगी, तो प्रेमम उसे उतार देता है। प्रेमिशा नीचे उतरती है और अग्निप्रेम से बोली, नीचे उतरो। तो सुनैना जी भी अग्निप्रेम को नीचे उतार देती है
उसके नीचे उतरते ही प्रीमिशा जल्दी से अग्नि प्रेम के हाथ को पकड़ती है और फिर अपने नन्हे नन्हे कदमों से सीढ़ियों से भागते हुए जल्दी से जाकर अमिका से लिपट जाती है। वही अपने दोनों बच्चों को इस तरह से लिपटा देखा अमिका के चेहरे पर मुस्कान छा जाती है। वह तुरंत उन दोनों को उठाकर दोनों के गाल पर किस करती है। वही प्रेमम की पूरी फैमिली यह सब देखकर जान गए कि चाहे कुछ भी हो जाए उनके दोनों बच्चे कभी भी अपनी मम्मा को नहीं छोड़ने वाले। इसलिए उनकी आंखों में आंसू भी आ गया कि वह अपने दोनों बच्चों को खुद के पास नहीं रह सकते, उन्हें जब भी मिलना होगा यहाँ पर आना होगा। वही प्रेमम को अपने अंदर गिल्ट, दर्द सब कुछ महसूस हो रहा था। वह एक टूटा हुआ इंसान दिख रहा था, लेकिन उसे अंदर ही अंदर एक सुकून भी मिल रहा था कि उसके बच्चे और बीवी दोनों सेफ है, भले ही उससे दूर रहकर। आज उसे अपने पिछले जिंदगी के गलती हो कभी पछतावा हो रहा था, लेकिन अब वह कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि अब ना अमिका उसकी वाइफ थी ना वह उसका हस्बैंड। अमिका और उसके बीच जो रिश्ता था वह था सिर्फ उसके बच्चों के वजह से। इसलिए वह सिर्फ दुखी और पछतावे के अलावा कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि उसके वजह से पिछले जिंदगी में अमिका का जिंदगी नरक बन चुका था। इधर राजवीर जी को भी पता चल चुका था कि अमिका के 2 जुड़वा बच्चे हुए हैं, इसलिए वो खुश थे। वो अभी भी जेल में पछता रहे थे कि क्यों उसने इतना ज्यादा गलतियां की जिसकी माफी नहीं मिल सकती थी। वहीं अमिका के दादू दादी भी उनसे मिलने हमेशा आते रहते थे। सो पिछले जिंदगी में जिसने अमिका के साथ बुरा किया था अब पछतावे की जिंदगी जी रहा था क्योंकि अमिका ने उन सब में से किसी को माफ नहीं किया था। सो इस स्टोरी का सफर यही तक और कमेंट में अपना अपना विचार डालिए कि क्या यह एंडिंग अच्छा था या खराब।